इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोस्तों आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा होता है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट्स, करंट प्लस मैग्नेट्स। हिंदी में इसको हम लोग कह रहे होते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत प्लस चुंबक मिलके बन रहा होता है विद्युत चुंबकत्व। ये एक्चुअली में स्टडी ऑफ चार्ज है। फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें आवेश का अध्ययन किया जा रहा है। मीन्स नखरा किसका? आवेश का। पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस्ड है नखरा ऑफ चार्ज पर। जितने अच्छे तरीके से आप आवेश के नखरा को बर्दाश्त करते हैं, उनको समझते हैं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उतना ही अच्छा होता जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रॉड ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसलिए उसको इजी वे में लोगों को समझाने के लिए इनका सिंपल क्लासिफिकेशन आपके सामने देना चाह रहा हूं, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाम से एकदम पूरा क्लियर दिख रहा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युतिकी। मतलब भौतिकी का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से संबंधित फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें चार्ज स्थिर अवस्था में हो, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो पढ़े जाते हैं स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और खास बात होता है कि जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो वो एक खास तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग होते हैं तो एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए उस ब्रांच को हम लोग डील करते हैं मैग्नेटिज्म में, चुंबकत्व में। इसमें चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी होते हैं, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज जब एक समान वेग से गतिशील होते हैं तो वो एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहे होते हैं, और उस ब्रांच को जहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डील करा जा रहा हो वो मैग्नेटिज्म होता है। तीसरा एक ब्रांच जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जा रहा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में चार्ज का एक स्पेशल कंडीशन से डील होता है जिसमें चार्ज एक्सीलरेशन में होते हैं, त्वरण में होते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ चार्ज चेंज हो रहा होता है। जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ चार्ज चेंज हो रहे होते हैं, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं वेग, जो हम लोग वेलोसिटी में परिवर्तन के दर को एक्सीलरेशन कह रहे होते हैं, उसी तरीके से जो है ना हम लोग चेंज इन रेट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कह रहे होंगे, वो एक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उस टाइमिंग पर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। लेकिन अच्छी किताबें को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका स्टार्टिंग केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हो रहा होता है, क्योंकि असली उद्देश्य जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना है। मैग्नेटिज्म का पूरा और पूरा लक्ष्य जो है किसके ऊपर केंद्रित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो इसलिए कि पूरी दुनिया दो ही चीज से बना हुआ है, मैटर एंड एनर्जी, और एनर्जी का ही पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन उस एनर्जी में कुछ छिपे हुए हैं, उस एनर्जी के अंदर कुछ समाये हुए हैं, जो है आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तभी बनाता है जब दोनों के दोनों सुपर इम्पोज होते हैं। सुपर इम्पोज करने का मतलब यदि हमारा ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। दोनों सुपर इम्पोज होते हैं और ऊपर नीचे वाइब्रेट्स हो रहे होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे वाइब्रेट्स हो रहे होते हैं। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव का डायरेक्शन हो रहा होता है, मतलब इसके लंबवत जो दिशा होती है वो वेव का दिशा होती है। मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ, शायद आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यदि ग्रीन रेड से मैंने लिखा और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो मैंने एक ग्राफ बनाया हूँ, ये हमारा जो है वाइब्रेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस है। दूसरा, इस पे अध्यारोपित द सुपर इम्पोज्ड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशंस है। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर दिए, आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन में 90 डिग्री का एंगल्स बन रहा होता है। ये वर्टिकल्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, ग्रीन वाला लाइन से जो मैं बना रहा हूँ, और ब्लैक वाले से जो आप देख रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस है। और ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं इस तरह से। और ये हमारा ई का डायरेक्शन होता है और ये हमारा बी का डायरेक्शन होता है। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तब जाके जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वेव प्रोपेगेट कर रहे होते हैं, मतलब वेव का संचरण हो रहा होता है। तो असली उद्देश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी कंपोजिशंस है और दूसरा आपके मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोजिशंस है। ये दोनों सुपर इम्पोज मीन्स अध्यारोपित होकर के आपका वेव का निर्माण कर रहा होता है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का निर्माण कर रहा होता है। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का निर्माण कर रहा होता है, मीन्स लाइट, विजुअल लाइट्स, पूरे के पूरे जो है ना जो वेव सीरीज जो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, फिर से मैं एक बार शॉर्ट में क्या कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ कि एक प्रिज्म होता है, उस पर जब सन लाइट्स पड़ते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। सेवन कलर में स्प्लिट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये हमारे लिए विजुअल रीजन्स में आ रहा होता है। ये हमारा वी है और ये हमारा रेड है, इसके बीच में बिवग्योर लाई कर रहे होते हैं, 7 कलर्स लाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसके ऊपर कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, लाइक इंफ्रारेड, लाइक रेडियो वेव, लाइक माइक्रोवेव, ये सारे दिख नहीं रहे होते हैं, इनविजिबल्स रहे हैं। लेकिन ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट्स होते हैं। इसके नीचे भी एक्स रेज, गामा रेज और फाइनली कॉस्मिक रेज, इतने सूक्ष्म रेज होते हैं कि इनके पड़ते के साथ जो हार्ट बीट रुक जाता है। सबसे डेंजरस और सबसे एनर्जेटिक रेज हमारा कॉस्मिक रेज हो रहा होता है। इसमें कभी विशेष रूप से बाद में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि ये लक्ष्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने का जो एम्बिशंस है, ये चैप्टर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपकी तरफ इशारा कर रहा होता है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अच्छी तरह से समझें। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अच्छी तरीके से समझने के लिए, मीन्स एनर्जी को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके मैग्नेटिज्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि मैं इस पूरे समरी को मैं समराइज एक वर्ड में कहना चाहूँ तो कहा जाता है किसी एक्सपर्ट के द्वारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्रेस है। यदि ये एक्टर है, बालक है, तो ये बालिका है। दोनों एक दूसरे को बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे बड़े होते हैं और बड़े होकर के दोनों सुपर इम्पोज होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण कर रहा होता है। तो ओवरऑल ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमको वेव ही समझना उद्देश्य है, लेकिन हमको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर तब जाके हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ शिफ्ट होना है। तो ओवरऑल ये बात पता चल रही है कि हमको इस पूरे चैप्टर में किसका अध्ययन करना है, चार्ज का अध्ययन करना है।
और चार्ज के अध्ययन को डिटेल्स में समझने के लिए हम लोग पहले चार्ज को समझेंगे। चार्ज एक्चुअली में एक इवेंट्स के तहत वो डेवलप हम लोग उसको कर रहे होते हैं, और उनका जो खेल चल रहा होता है हम लोगों के बीच, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बस अब हम आपको चार्ज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद पूरा डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, फिर फाइनली हम लोग ये सफ़र लगभग 3 महीने में 4 महीने का सफर चल रहा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक शॉर्ट में आपको कुछ दिनों में ही जो है ना 10 15 20 वीडियोस में जो है ना आपको मिल जाने का कोशिश करूंगा। एकदम एक इस तरह से कोर्स को डिजाइन करूंगा जिसमें आपको कम से कम टाइमिंग में पूरा का पूरा जो है ना वो कंटेंट मिल जाए। तो बस हम लोग शिफ्ट होते हैं चार्ज के तरफ। रोक ली, रोकना है। अब दोस्तों हम शिफ्ट होने जा रहे हैं चार्ज के बारे में, क्योंकि हम लोग विशेष रूप से ये तो एक प्रोपेगेशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने का, फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स जो आप लोगों के बीच चल रहा होता है। तो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत की। ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें चार्ज रेस्ट इन कंडीशन में होगा। जब चार्ज विराम की अवस्था में होगा तभी जाके हम लोग किसकी बातें कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बातें कर रहे होंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी तो अध्ययन तो चार्ज का ही कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब हर बार चार्ज का अध्ययन कर रहे हैं तो चार्ज को समझना। तो हम लोग आते हैं और देखते हैं चार्ज क्या है, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ चार्ज देखेंगे। चार्ज की उत्पत्ति, चार्ज आखिर उत्पन्न कैसे होता है? तो कई तरीका से चार्ज को उत्पन्न किया जा रहा होता है। तो सबसे पहला मेथड मैं आपको बताता हूं, फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शनल मेथड, घर्षण विधि। घर्षण का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, एक दूसरे पर रगड़ खाना, एक दूसरे पर रगड़ खाना। इस मेथड से कैसे चार्ज डेवलप किया जा रहा होता है? ये उसी चार्ज की कहानी है जिसके वजह से जो है ना बाल लोगों के खड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से जो है ना छोटे छोटे टुकड़े आपके कंधा के रगड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जा रहे होते हैं। या फिर जो है ना कोई टैप है, नल जिससे पानी बह रहा है, पतली सी धार निकल रहा है, और जहाँ पे आप एक कोई कॉम्ब लेके जाते हैं जो रगड़ा हुआ है तो इसका डायरेक्शन बदल जा रहे होते हैं। या फिर जो है कोई एक टीवी स्क्रीन है और वहाँ पर एक पेपर्स रिबन ले रहे हैं, आप इसको आयरन से क्या कर दे रहे हैं, रब कर दे रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ के सामने लेके जा रहे हैं तो ये पूरा जो है ना सेलो टैप के जैसा क्या हो जा रहा होता है, चिपक जा रहा होता है। मैं उसी चार्ज की बातें कर रहा हूँ। या फिर जब आप नायलॉन या जैकेट, नायलॉन या फिर पॉलिस्टर के जब जैकेट्स आप पहनते हैं या लेदर का जैकेट्स पहनते हैं और जब अंधेरे कमरे में जब उनको खोलते हैं तो उनमें चट की ध्वनियाँ जो आ रही होती है, मैं उसी चार्ज की बात करने जा रहा हूँ। तो वो चार्ज एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा होता है, कैसे जो है ना उन लोग एक दोनों के बीच इंटरेक्शंस हो जा रहे होते हैं, कैसे वो डेवलप्स हो जा रहे होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला मेथड है फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शनल मेथड्स में दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट्स में आ रहे होते हैं, लाइक बॉडी ए एंड बॉडी बी। जिस बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस को हम लोग स्मूथ मान रहे होते हैं वो एक्चुअली में स्मूथ नहीं होते हैं। जब उनके सरफेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मीन्स हाई रेजोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब उसको जूम किया जा रहा होता है। आज हम सबको पता है कि कोरोना लाइक दिस, उसमें स्पाइक्स बना होता है, लेकिन कोरोना दिखते नहीं है। लेकिन जब उनको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम करके दिया जाता है, हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कोप से जब इसको जूम आउट किए जा रहे होते हैं तो उनका फर्स्ट सरफेस ए एंड सरफेस बी के बीच एक इंटरलॉकिंग हो रहा होता है। इंटरलॉक जो रहे होते हैं, इंटरलॉक्ड का मीनिंग है कि पहला सरफेस दूसरे सरफेस के बीच धसे हुए होते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं, पूरा एक दूसरे में फंसे हुए रहते हैं। और जब हम लोग फोर्स की वजह से जब इसको क्या कर रहे होते हैं, रगड़ रहे होते हैं, ऊपर नीचे जब क्या हो रहे होते हैं, स्लाइड हो रहे होते हैं, तो यही इंटरलॉकिंग अंतर्ग्रथन टूटता है। जब इंटरग्रथन टूटता है तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और हीट के फॉर्म में जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो वहां पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स बदल जाता है, मीन्स उसका स्पीड बदल जाता है।
मीन्स वेलोसिटी उसका चेंज हो जाता है। वेलोसिटी चेंज होने का वजह ये है कि हम लोग सब जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से ये बात समझते हैं कि हर एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स भरे होते हैं और उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अलग अलग रेडियई में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं और उस इलेक्ट्रॉन का कोई वेलोसिटी होता है। तो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनका एवरेज वेलोसिटी ऑलमोस्ट 3 × 10⁻⁶ मीटर पर s माने जाते हैं, लेकिन वो एनटीपी पर माने जा रहे होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक जनरल एटम का स्पीड 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होते हैं। लेकिन जब आप किसी को आप रगड़ते हैं और जब वहाँ हीट पैदा होता है, तो जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन होगा इन फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में, एनर्जी जब वो लेगा तो जो भी एनर्जी लेगा उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। और स्पीड जब इंक्रीज कर जाएगा तो हम लोग सब जानते हैं स्पीड डिस्टर्ब होने की वजह से आउटरमोस्ट शेल से वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर एस्केप कर जाएंगे। और जब किसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो बॉडी बेसिकली चार्ज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से बॉडी चार्ज हो जाते हैं या किसी पर इलेक्ट्रॉन आ जाने से बॉडी चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स है ना। जे थॉमसन की डिस्कवरी उन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन्स का और बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। अब ये बॉडीज किसी से निकल जाए, एक्चुअली जो है कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स का मतलब कि जितना उसमें प्लस होता है उतना ही उसमें माइनस होता है। ये बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इक्वल्स होते हैं तो उस बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं, विद्युतः उदासीन कहते हैं। लेकिन जब किसी भी पार्टिकल से इसके स्टेप फर्स्ट में यदि मैं ऐसा थिंक करूं और स्टेप 2 पे किसी बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन से इससे निकल जाए तो ये बॉडी बेसिकली क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव्स हो जाते हैं। और यदि कोई बॉडी भी अब भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स है और इस पर यदि वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स अचीव हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये प्लस और माइनस, 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 ये तो कैंसिल हो जाता है और फाइनली जितना इलेक्ट्रॉन से निकलता है उतना ही ये बॉडीज क्या हो जा रहे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जा रहे होते हैं। ऑलमोस्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है वो बॉडी पॉजिटिवली हो जा रहा होता है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा होता है। क्योंकि किसी भी बॉडी को चार्ज करने में ओनली और ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कभी भी कोई भी बॉडी को चार्ज करने में प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस बात को गौर से समझने की कोशिश करिएगा। ये बात हमेशा आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने में ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब आपके सवाल होगा कि लेकिन प्रोटॉन क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बॉन्डेड है, प्रबल नाभिकीय बल से वो क्या हो रहे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। उस बारे में भी हम लोग डिटेल में नहीं बात करेंगे, बट इतना समझिए कि वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ बॉन्ड होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को किसी भी मटेरियल से बाहर निकालना उतना आसान नहीं होता है जितना इजीली क्या निकल जा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा होता है। इस पूरे समरी का एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम किसी बॉडी को एक समराइज करके एक लाइन में मैं कह देना चाहता हूँ कि जब कोई बॉडी दूसरे कॉन्टैक्ट में आता है तो सरफेस इरेगुलर्स होते हैं, रफ होते हैं, रखते के साथ वो इंटरलॉक होते हैं। इंटरलॉक होते के साथ जब हम उसको रगड़ते हैं तो इंटरलॉकिंग ब्रेक्स होते हैं। नॉर्मल एक्सपीरियंस की बातें हैं कि जब आप किसी भी जो है ना हैंड मूवमेंट को भी यदि आप करेंगे तो क्या होगा, वो इंटरलॉकिंग टूट रहा होगा, जिसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन हो रहा होगा। और यदि हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस हीट के प्रोडक्शन से क्या हो रहा होगा, एनर्जी जनरेट्स हो रहे होंगे। और एनर्जी जो है किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास है, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर ही क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो जब वो एनर्जी गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो कि नॉर्मल एनटीपी पर 2 × 10⁻⁶ मीटर पर से मूव कर रहे हैं, जब वो एनर्जी को गेन करेगा
रफ टूटने की वजह से, इंटरलॉकिंग टूटने की वजह से, हीट प्रोडक्शन होने की वजह से, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। और यदि स्पीड बढ़ जाएगा तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के जा सकता है। लेकिन अब बात ये होती है कि आखिर बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा या बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। इस विषय के लिए मैं एक छोटा सा जो है आपको समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किस बॉडी को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये डिपेंड्स करता है बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ द मटेरियल पर। मान लेते हैं कि जो है ना कि बॉडी यदि ए है और ये बॉडी बी है, इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया, बट बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ ए ग्रेटर देन हो बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ बी, बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ ए ग्रेटर देन हो बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ बी, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने का ज़्यादा संभावना बी से है, क्योंकि इसका बॉन्डिंग एनर्जी क्या है, वीक है। जिस बॉडी का बॉन्डिंग एनर्जी वीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाने का ज़्यादा संभावना होता है। जैसे ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, सब के सब मैंने बोला रबिंग के पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स का मतलब मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात है, मैंने कहा कि ये दोनों बॉडीज अभी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब बॉन्डिंग एनर्जी इन केस में बी का क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने का संभावना बी से है। जब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इससे निकल गया है, ये चारों इलेक्ट्रॉन से इससे निकल चुके हैं, तो मैंने इसे मिटा दिया और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस पर रिसीव करा दिया। लेकिन आप देखेंगे कि जब प्लस माइनस है तो ओवरऑल ये तो न्यूट्रल्स माने जा रहे होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन उस पे आ गया, 4 प्रोटॉन्स पे डेवलप हो चुका है और इस पे 4 इलेक्ट्रॉन का आगमन हो चुका है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और जिस पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो बस सिंपल सा मतलब है कि जो त्याग सकता है वो धनवान है और जो ग्रहण कर सकता है वो ऋणी है। ऋणी नेगेटिव को की तरफ सूचक है और धनवान एक पॉजिटिवली चार्ज की तरफ सूचना दे रहा होता है। तो इस तरीके से जो है ना हम कह सकते हैं कि चार्ज एक्चुअली 2 तरह का होता है। इसके लिए एक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे वो, है ना, उन्होंने ही बताया कि चार्ज एक्चुअली में 2 तरह का होता है। उनका एक एक्सपेरिमेंट था, मैं शॉर्ट में जो है एक आपको उनका भी एक्सपेरिमेंट को नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जितना हमारा थ्योरी अच्छा होता जाएगा, आप थ्योरी की समझ को जितना अच्छा डेवलप करते जाएंगे उतना ही अच्छा आपका न्यूमेरिकल सेक्शन में एक अलग लेवल पे आपका अचीवमेंट्स होगा। और हमारा पूरा एम्बिशंस, मैंने ऐसा पहले कह दिया हूँ कि थ्योरी के साथ, और हमारा ऑडियंस वो है जो सबसे कमज़ोर बच्चा है ना, उस कमज़ोर बच्चे को ही मूल ऑडियंस मान करके इस पूरे लेक्चर को डिलीवर करा जा रहा है। इसलिए उस बेंजामिन फ्रैंकलिन के भी एक्सपेरिमेंट को मैं शॉर्ट में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्चुअली में जो है ग्लास का 2 रॉड लिया था, आइडेंटिकल 2 रॉड लिया था, आइडेंटिकल ग्लास रॉड लिया और इसको रेशम से रगड़ दिया गया, रेशम से पूरा रब कर दिया गया, दोनों को सेम तरीके से सेम नंबर ऑफ टर्म्स से उसको रगड़ दिए गए और फिर उन दोनों का स्टैंड पे लाया गया। स्टैंड पे रखे गए तो देखा गया कि ये दोनों रॉड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से दूर जाने का मतलब 36 का आंकड़ा था। ये रॉड उन्हें देखना नहीं चाहता था और वो रॉड इन्हें देखना नहीं चाहता था, मतलब दुश्मनी का भाव था, इन्हें भी था एक दूसरे का। दूसरा केस में उन्होंने क्या किया, एबोनाइट या प्लास्टिक्स के रॉड लिए, प्लास्टिक्स के एक्चुअली रॉड लिए और इनको बिल्ली के खाल से रगड़ दिया गया, बिल्ली के खाल से रगड़ दिया गया। तो देखा गया कि इस बार भी ये दोनों रॉड एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, मैं 36 का ही आंकड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन तो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इतना पे ही नहीं रुका, उन्होंने एक चीज किया कि इनमें से एक ग्लास रॉड को उठाया और एक प्लास्टिक को उठाया और दोनों को सामने लाया। तो उन्होंने एक गजब रिजल्ट देखा कि एक दूसरे के नजदीक आना जा रहे हैं, मतलब काला और गोरा जैसा अट्रैक्शन हो रहा था। यदि कोई काला है तो कोई गोरा है, काला और गोरा के जैसा अट्रैक्शन हो रहा था, मीन्स दोनों लाइक दिस की तरफ सूचना दे रहा था, मीन्स अट्रैक्शन दे रहा था। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण की तरफ जो है ना इशारा कर रहा था।
तो इस तरह से उन्होंने पहचान लिया कि जरूर चार्ज दो तरह के होते हैं, और उन्होंने कह दिया कि चार्ज दो तरह के होते हैं। मतलब जब हम लोग चार्ज की बातें कर रहे होंगे, उनके टाइप्स की बातें कर रहे होंगे, तो हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि चार्ज न्यूट्रल भी एक चार्ज होता है। नहीं, आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। न्यूट्रल बॉडी हो सकते हैं, चार्ज का टाइप्स नहीं हो सकते हैं। चार्ज हमेशा दो ही तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। और उनका एक कंक्लूजन था कि लाइक चार्ज रिपेल कर रहा होता है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर कर रहा होता है। मतलब समान आवेश में प्रतिकर्षण हो रहा होता है, और समान चूंकि यहाँ भी डेवलप्स हो गए होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो रहा होता है, प्रतिकर्षण हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर किसी पे प्लस डेवलप हो गया होता है और किसी पर माइनस डेवलप हो गया होता है, इसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल मैं बना दे रहा हूँ कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव में 36 का आंकड़ा हो जा रहा होगा, और एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो इसमें काला गोरा जैसा एक अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। काला गोरा जैसा एक अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन। मतलब लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेश में आकर्षण होगा। तो इतना कंक्लूजन के बाद जब हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से चार्ज डेवलप हो रहे हैं, अब नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ कि जब टाइप्स ऑफ चार्ज पता चल रहा होता है, तो चार्ज के कुछ कैरेक्टर्स, कुछ गुण जो है जानना चाहिए आप लोगों को, ताकि जो है ना चार्ज पर बहुत सारे सवाल को बनाया जा सके। चार्ज आखिर चार्ज के कितने नखरे होते हैं, उसको जानने के लिए उनके गुण को, उनके कैरेक्टर्स को जानना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज के गुण में ये पहले समझिए कि इसका यूनिट, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। कूलम एक ग्रेट साइंटिस्ट है, पूरे चैप्टर के हार्ट है जो आपको पढ़ाए जाएंगे। कूलम्स लॉ के तहत मैं बताऊंगा कि कूलम्स ने कितने एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ना, कितना अथक परिश्रम के बाद जो है ना उन्होंने कूलम्स लॉ दिया था, तो उस पर चर्चा होगी। बट अभी ध्यान रखेंगे कि चार्ज का यूनिट जो है क्या होगा, कूलम होगा। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल सकता है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट आपको बताएंगे कि नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स खोल दिए गए हैं। 31 पार्टिकल्स सच में डिस्कवर हो चुका है। इलेक्ट्रॉन्स के छोटे, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पाए जाने वाले, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, जिनको क्वार्क्स कहा जा रहा है। क्वार्क्स को भी कह रहा होता है। क्वार्क्स के भी अंदर जो है 5 पार्टिकल छोटे छोटे हैं, जिसको अप डाउन स्ट्रेन टॉप एंड बॉटम से देखा जा रहा होता है। बट आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिनका उनका एक छोटा सा ब्रांच है, उनमें आपके लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ यूनिट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ छोटे नहीं हैं, लेकिन आपके लिए इलेक्ट्रॉन ही होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट में। और दूसरी बात आपको समझा दूं कि किसी भी बॉडी से, ऐसा इसलिए कि मान लेते बॉडी ए है और बॉडी बी है, ऐसा नहीं होता है कि चार्ज जो है उससे 1 पौना, आधा पौना, 3 पौना निकाल लीजिएगा, 1 पॉइंट कुछ निकाल लीजिएगा। मतलब चार्ज 1.5 आप नहीं निकाल सकते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, 2/3 इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते हैं। मतलब जब भी चार्ज निकलेगा तो नंबर्स में निकलेगा, कंप्लीट नंबर्स में निकलेगा। इसलिए जो है ना क्यू बराबर हम लोग लिख रहे होते हैं एन ई लिख रहे होते हैं, प्लस माइनस एन ई लिख रहे होते हैं। ये एक्चुअली में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, मैं इस पर डिटेल में बातें करता हूँ। फिलहाल मैंने आपको बताया कि चार्ज का यूनिट जो होगा क्या होगा, कूलम होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन चार्ज का कुछ स्टैटिक डाटा है जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्ज हो रहे होते हैं वो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दूसरा प्रोटॉन्स भी देख रहे होते हैं, वो प्लस में हो रहे होते हैं, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे सेम होता है, क्योंकि तभी तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, तो सेम होते हैं। ध्यान रखना, प्रोटॉन पे प्लस हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस हो रहा होता है बेसिकली। लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मोड होगा एक्चुअली वो क्या होगा, +-1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा। ये बेसिकली मिल्टन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसी के तहत जो इनका वैल्यू कैलकुलेट किया गया था। वो किसी दिन मॉडर्न फिजिक्स में जब बात करूंगा तो मैं वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये 1.6 × 10⁻⁻19 ही क्यों ऐसा है। फिलहाल जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना है। दूसरा एक कि जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंपॉर्टेंट हो रहा होता है,
तो इन्हें भी आप लोग याद रख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1.6 इंटू 10⁻�67 जा रहा होता है, 10⁻27 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 27 kg के टर्म में जा रहा होता है। और एक प्लस में एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, उनका वैल्यू 9.1